गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का हेरिडिटरी और रिवॉल्यूशन का लास्ट पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके उसे सपोर्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन पार्ट 4। बच्चों, यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि इवोल्यूशन वाला पार्ट जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम ये हेरिडिटरी का 4th पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे ट्रेड्स जो है वो एक्सप्रेस होते हैं, है ना। तो ट्रेड्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो देखिए, हाउ ट्रेड्स और गेट एक्सप्रेस, है ना। तो ट्रेड कैसे एक्सप्रेस होते हैं उसको हम यहाँ पे समझेंगे। ओके, तो देखिए, इस चीज को समझने के लिए हम इसको 4 पार्ट में समझते हैं। ट्रेड के एक्सप्रेशन को हम 4 पार्ट्स में समझते हैं। तो सबसे पहले जो है, एक्चुअल में हम बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल की। किसकी बात करेंगे? जेनेटिक मटेरियल की। ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद में हम बात करते हैं जीन्स की। जीन्स क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। उसके बाद में हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस की। मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस की। और लास्ट में हम बात करते हैं रोल ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ पेरेंटल जनरेशन। इस जेनेटिक मटेरियल का पेरेंटल जनरेशन में क्या रोल है। तो इस 4 पार्ट में इस चीज को पढ़ेंगे कि ट्रेड कैसे एक्सप्रेस होता है। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल। ये जो है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है ना। तो ये डीएनए होता कहाँ है? एक्चुअल में हमारे बॉडी में सेल्स होती है और ईच सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये हमारा न्यूक्लियस है ना। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं। ये सब क्या है बच्चों? क्रोमोजोम्स है। ये क्रोमोजोम अलग अलग स्पीशीज में नंबर ऑफ क्रोमोजोम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोजोम होते हैं। तो यहाँ पे 46 क्रोमोजोम जो है वो 23 क्रोमोजोम के 2 सेट्स होते हैं। उस क्रोमोजोम में डीएनए होता है। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? डीएनए। ये क्रोमोजोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। और प्रोटीन हेरिडिटरी मटेरियल नहीं होता, डीएनए होता है, इसलिए हम डीएनए की बात करेंगे। ये डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये आप देखिए, ये डबल हेलिकली कॉइल्ड होता है। यहाँ पे दो दो आपको यहाँ पे थ्रेड दिख रही है और वो एक दूसरे के ऊपर कॉइलिंग की गई है ना। तो यही आपका डीएनए है और इसी को हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। यही ट्रेड्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आपका ट्रांसफर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और ट्रेड्स का एक्सप्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और डीएनए पे क्या होता है एक्चुअल में बच्चों? जीन्स होती है। और जीन जो होती है वो उसको हम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, अब हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, है ना। डीएनए को समझते हैं। देखिए, तो ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए का नाम क्या है बच्चों? पूरा नाम है डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। क्या है? डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म है। तो डीएनए की सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर किसने प्रपोज किया? डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वाटसन और क्रिक, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर 1953 में प्रपोज किया। किसने किया? वाटसन एंड क्रिक। ओके, तो ये जो डीएनए होता है वो पॉलीमर होता है। क्या होता है? पॉलीमर। और ये बायोलॉजिकल सिस्टम में होता है, इसलिए इसको बायोपॉलीमर बोलते हैं। और कोई भी पॉलीमर जो है वो किससे मिलके बना होता है? मोनोमर से, है ना। तो डीएनए की मोनोमर यूनिट जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड्स होती है। न्यूक्लियोटाइड्स होती है, ये मोनोमर होता है डीएनए में। और ये न्यूक्लियोटाइड्स कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ये 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं, इसके 4 टाइप जो होते हैं वो 4 टाइप के बेस पेयर, ये नाइट्रोजन बेस पेयर की वजह से 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं।
ओके बच्चों, अब न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट होते हैं। एक तो न्यूक्लियोटाइड का पार्ट होता है शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस, और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। ओके, ये तीनों पार्ट होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। ये शुगर जो होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीएनए की शुगर होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर। और नाइट्रोजन बेसिस जो है वो 4 टाइप के होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। और इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब देखिए, ये नाइट्रोजन बेस जो है वो कितने टाइप के होते हैं? अभी बताया मैंने 4 टाइप के होते हैं। तो नाइट्रोजन बेस की 2 कैटेगरी होती है। एक तो होती है प्यूरिन और दूसरी कैटेगरी होती है पिरिडिन, है ना, पिरिमिडिन। अब देखिए बच्चों, प्यूरिन जो होता है वो होता है ए और जी, ये 2 प्यूरिन होते हैं। ए को बोलते हैं एडिनिन, जी को बोलते हैं ग्वानिन। और पिरिमिडिन भी 2 होते हैं। एक तो होता है आपका थाइमिन और दूसरा होता है साइटोसिन, टी और सी। टी को बोलते हैं थाइमिन और सी को बोलते हैं साइटोसिन। ओके, तो ये चारों टाइप के नाइट्रोजन बेस की वजह से 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ओके, अब देखिए, किसी भी सेल के अंदर प्यूरिन की जो वैल्यू होती है वो पिरिमिडिन के इक्वल होती है ना। प्यूरिन की जो टोटल अमाउंट होता है वो पिरिमिडिन के टोटल अमाउंट के इक्वल होता है। तो प्यूरिन क्या क्या था बच्चों? आपका एडिनिन था और ग्वानिन था। तो टोटल प्यूरिन जो है वो टोटल थाइमिन प्लस साइटोसिन के इक्वल होता है। ओके, ये चीज होती है ना, एक सेल के अंदर या फिर एक न्यूक्लियस, एक डीएनए में। अब देखिए, ये एडिनिन जो होता है वो आपका थाइमिन के साथ बेस पेयर करता है। क्या करता है? बेस पेयरिंग करता है। अभी समझाऊंगा बेस पेयरिंग क्या होती है। तो ये जो एडिनिन थाइमिन के साथ एक 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बेस पेयर करता है। और ग्वानिन जो है वो आपकी साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग करता है। ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बेस पेयरिंग करता है। ये चीज आपको समझ में आई कि एडिनिन हमेशा थाइमिन से बेस पेयरिंग करेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से बेस पेयरिंग करेगा। तो ये जो है वो एक स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरे स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड है। ये दोनों स्ट्रैंड आपस में हेलिकली कॉइल्ड होती है, वो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है। इसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से होती है। और वॉटसन और क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल दिया था उसको हम डबल हेलिकल मॉडल बोलते हैं। ये आपको दिख रहा है डबल हेलिकल मॉडल, है ना। तो इसको 1962 में वॉटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज मिला इसके लिए। 1962 में नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने बताया कि डीएनए की 2 स्ट्रैंड होती है। एक तो ये वाली स्ट्रैंड देखिए यहाँ पे, और दूसरी ये वाली स्ट्रैंड। ये दोनों स्ट्रैंड जो होती है आपस में कॉइल्ड होती है। इसको हम हेलिकली कॉइल्ड बोलते हैं बच्चों। ये एक दूसरे पे लिपटी हुई है ना, तो इसी को कॉइलिंग बोल रहे हैं। तो ये कॉइल होती है। अब इस स्ट्रैंड का ये छोटा सा पार्ट हमने निकाल के दिखाया है यहाँ पे। ओके, तो जो स्ट्रैंड होती है उसमें एक तो बैकबोन होती है और दूसरे स्टेप्स होते हैं। तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट जो है वो बैकबोन है। ये स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड का ये आपको दिख रहा है ना, ये आपकी बैकबोन है। और ये बीच बीच में आपको स्टेप्स दिख रही है, ये स्टेप्स है। तो बच्चों, ये जैसे लेडर होती है ना, ये लेडर आपके घर में जो लेडर होती है उसके जैसा शेप है। तो लेडर की ये बैकबोन है ना, ये वाली देखो बच्चों, ये बैकबोन है ना। और ये बीच बीच में ये स्टेप्स है। ये क्या है बच्चों? स्टेप्स है। तो इस तरीके से डीएनए में भी लेडर और स्टेप्स होते हैं, है ना, मतलब बैकबोन और स्टेप्स होती है। तो ये बैकबोन जो है, और ये बैकबोन जो है वो किससे मिलके बनी होती है? उसमें होती है शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होता है। ओके, तो देखिए बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये शुगर है, ये शुगर है, और ये जो दिख रहा है ये फॉस्फेट है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये शुगर है और ये फॉस्फेट ग्रुप है ना। तो बैकबोन में क्या क्या होता है? शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होता है। और स्टेप्स में क्या होता है बच्चों? यहाँ पे स्टेप में ये नाइट्रोजन के बेस दिख रहे हैं आपको, ये नाइट्रोजन के बेस है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं ना। तो एक स्ट्रैंड, ये जो स्टेप किससे मिलके बने होते हैं बच्चों? स्टेप जो है वो बने होते हैं नाइट्रोजन बेस से। स्टेप्स किससे मिलके बने हैं? नाइट्रोजन बेस से। और एक स्ट्रैंड जो है वो दूसरी स्ट्रैंड से कैसे
जुड़ी हुई है, एक स्ट्रैंड दूसरी स्ट्रैंड से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई है। अब देखिए बच्चों, एक स्ट्रैंड तो ऊपर की तरफ जा रही है, एक स्ट्रैंड नीचे की तरफ आ रही है ना। तो एक स्ट्रैंड जो है ऊपर की तरफ, देखिए यहाँ पे शुगर जो है, शुगर फॉस्फेट ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, इधर आपको शुगर फॉस्फेट नीचे की तरफ दिख रहे हैं। तो एक स्ट्रैंड जो है वो आपकी ऊपर की तरफ रन करती है, दूसरी स्ट्रैंड नीचे की तरफ रन करती है ना। तो इसकी हम क्या बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम पोजीशन की तरफ रन करती है। दूसरी स्ट्रैंड जो होती है वो आपकी 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर रन करती है, ये ध्यान रखना है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होती है स्ट्रैंड, और एंटी पैरेलल रन करती है। एक तो एक तो सीधी जा रही है ऊपर की तरफ, दूसरी सीधी नीचे की तरफ जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल ये रन करती है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब देखते हैं आगे। तो बच्चों अब हम बात करते हैं, ये तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया है ना डीएनए का। अब हम बात करते हैं इसका फंक्शन, है ना। फंक्शन क्या है, देखिए डीएनए का फंक्शन देख लेते हैं हम। तो डीएनए जो है वो एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है। क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये हेरिडिटरी ट्रेट को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। क्या करता है, इट कैरी हेरिडिटरी ट्रेट, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है। तो ये ट्रांसफर कैसे करता है, ये ट्रांसफर करता है अपनी कॉपी बना के, है ना। ये अपनी कॉपी बना के ट्रांसफर करता है। तो देखिए यहाँ पे आपके एक पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रेट ट्रांसफर होते हैं, तो पेरेंट्स में क्या होता है, डीएनए अपनी कॉपी बना लेता है। उसको क्या बोलते हैं, डीएनए की कॉपिंग को बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, रेप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पे ये डीएनए जो है वो क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा और अपनी कॉपी बनाएगा। तो ये मान लीजिए आपके पेरेंट्स के पास में जो डीएनए है, अब ये डीएनए आप में ट्रांसफर होना है, तो उस डीएनए अपनी कॉपी बना ली और आपके अंदर ये ट्रांसफर कर दिया, मतलब ऑफस्प्रिंग या जनरेशन में ट्रांसफर कर दिया। अब डीएनए अपने आप को दूसरे तरीके से भी एक्सप्रेस करता है। डीएनए क्या करता है, डीएनए एक्सप्रेस कैसे करता है बच्चों, ये तो हेरिडिटरी ट्रेट जो है वो ट्रांसफर मैंने आपको बता दिया। अब इस डीएनए का एक्सप्रेशन कैसे होता है, वो चाहे यहाँ पे हो यहाँ पे हो, है ना। जनरेशन में ये ट्रेट एक्सप्रेस कैसे होते हैं, तो ये डीएनए जो है वो क्या करता है, आरएनए फॉर्म करता है। इट फॉर्म आरएनए, आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आरएनए फॉर्म करता है, और ये आरएनए फॉर्म करता है एक प्रोसेस से करता है जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। इस ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनाता है। ये आरएनए फर्दर अपने आप को एक्सप्रेस करता है प्रोटीन बना के। ये आरएनए क्या करेंगे बच्चों, प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे, और ये प्रोटीन जो है वो एक्चुअल में एक्सप्रेस होगी। तो प्रोटीन जो है फॉर्मेशन का जो मेथड है, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ओके, और ये प्रोटीन जो होती है वो आपकी हार्मोन भी हो सकती है। ये प्रोटीन से हार्मोन, यहाँ पे प्रोटीन जो होती है वो एंजाइम बना के भी एक्सप्रेस कर सकता है। क्लियर, तो आरएनए से आपके एंजाइम फॉर्मेशन हो सकते हैं, हार्मोन फॉर्मेशन हो सकते हैं, ये सारी प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। और इस तरीके से ये ट्रेट जो है अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ओके। तो ट्रेट किस फॉर्म में एक्सप्रेस करती है, प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस करती है। ये प्रोटीन एंजाइम भी हो सकते हैं, हार्मोन भी हो सकते हैं बच्चों। ओके, अब हम इस चीज को और थोड़ा सा डीप में समझते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं जीन्स की, है ना। अब बात करते हैं जीन्स की। तो देखिए ये जीन्स क्या होती है, जीन्स जो है बच्चों, जीन्स क्या होती है, एक्चुअल में ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इसको हम बोलते हैं जीन। ओके, ये जीन होती कहाँ पे है, ये जीन डीएनए पे होती है ना। जीन कहाँ होती है, डीएनए पे। डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं उसको हम जीन बोलते हैं, है ना। और एक जीन जो होती है वो पर्टिकुलर ट्रेट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और मेंडल ने इन सारी जीन को क्या बोला था, एक यूज किया था वर्ड फैक्टर। मेंडल ने सारी
जीन्स के लिए यूज किया था वर्ड फैक्टर, और ये फैक्टर जो होते हैं वो एक ट्रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे आपके ट्रेट्स जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रेट्स होते हैं बच्चों, तो देखिए जैसे एक हाइट का ट्रेट है, देखिए बच्चों क्या है, हाइट का ट्रेट है, और आपका कलर का ट्रेट है, और साइज का ट्रेट, शेप का ट्रेट, ये सारी ट्रेट्स है बच्चों। तो यहां से ईच एंड एवरी ट्रेट से एक जीन एसोसिएट होती है। ठीक है, जैसे आपकी हाइट जो है वो आपकी, आप लंबे हैं तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, आपकी हाइट के लिए, है ना, आपके टॉलनेस के लिए जीन रेस्पॉन्सिबल है। आपका कलर फेयर है तो जीन रेस्पॉन्सिबल है ना। आप मोटे हैं तो उसके लिए भी जीन रेस्पॉन्सिबल है ना। आपका स्लिम शेप है तब भी उसके लिए जीन रेस्पॉन्सिबल है। मतलब ईच एंड एवरी ट्रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, जीन्स। ओके, और ये जीन कहाँ पे होती है, जीन होती है डीएनए पे, तो इसको सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को हम जीन बोलते हैं। और ये जीन करती क्या है, ये एक्चुअल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। क्या करती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करती है ना। ये दो काम करती है जीन, एक तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करती है, दूसरा उसको एक्सप्रेस करने का काम करती है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस किस फॉर्म में करती है, फिनोटाइप बना के, है ना, फिनोटाइपिक फॉर्म में करती है बच्चों। जैसे मतलब टॉलनेस, टॉलनेस क्या है कि बाहर से जो आपको आउटर अपीयरेंस दिख रही है टॉल, मतलब वो फिनोटाइपिक करेक्टर है, वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है उस टॉलनेस के लिए, इसलिए वो टॉल है। और जीन अपने आप को कम एक्सप्रेस कर रही है तो वो ड्वार्फ हो जाता है ना। तो ये फिनोटाइप की, फिनोटाइप बना के एक्चुअल में क्या करती है, सक्सेसिव जनरेशन के अंदर जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस की, कि कैसे आपका इनहेरिटेंस होती है, उसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस की मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो बच्चों देखिए मैंने आपको बताया ये डीएनए जो होता है वो क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए फॉर्म करता है ना। ये आरएनए क्या करती है, ये आरएनए ट्रांसलेशन से प्रोटीन फॉर्म करती है। क्या करती है, प्रोटीन फॉर्म करती है। अब देखिए बच्चों, जो भी इंफॉर्मेशन होती है सेल्यूलर डीएनए में, वो एक्चुअल में प्रोटीन फॉर्म करके अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, मतलब डीएनए क्या करती है, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करती है, प्रोटीन बना के। ओके, ये प्रोटीन बना के एक्सप्रेस करता है। तो कोई भी कैरेक्टर जो है ऑर्गेनिज्म में वो कंट्रोल होते हैं प्रोटीन से। और प्रोटीन से कंट्रोल कैसे होते हैं, एंजाइम, प्रोटीन के जो फॉर्म होती है एंजाइम और हार्मोन, ये किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, है ना। तो देखिए जैसे हार्मोन है, आपकी हाइट को कंट्रोल कौन करता है, ग्रोथ हार्मोन करते हैं, है ना। तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो आपके हाइट को कंट्रोल करते हैं। और बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं बहुत सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब जो हमने पी प्लांट के बारे में बात की थी, पी प्लांट की टॉलनेस के बारे में बात की थी, है ना, हाइट के बारे में बात की थी। तो उसी को एग्जांपल से हम समझते हैं कि कैसे यहाँ पे इनहेरिटेंस की मैकेनिज्म कैसी है। तो देखिए बच्चों, ये हाइट जो है वो एक तो आपका प्लांट टॉल था और दूसरा प्लांट जो है वो ड्वार्फ हुआ। तो ये टॉलनेस के लिए आप एक जीन रेस्पॉन्सिबल थी, और वो जीन दो एलील की फॉर्म में थी, अल्टरनेट फॉर्म में। तो यदि कैपिटल कैपिटल डी, ये एलील जो है वो टॉलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल थी, है ना। और ड्वार्फनेस के लिए कौन सी जीन रेस्पॉन्सिबल थी, स्मॉल टी, है ना। तो ये एलील जो है वो आपकी ड्वार्फनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल थी। अब आपका डीएनए क्या करता है ना, डीएनए में एक्चुअल में क्या होता है, ये डीएनए रेगुलेट करता है। क्या करता है बच्चों, रेगुलेट करता है स्पेसिफिक प्रोटीन और हार्मोन के फॉर्मेशन को। देखिए बच्चों, ये जो है ना, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये कहाँ पे है, ये एक्चुअल में जीन है, ये डीएनए के सेगमेंट ही है ना, ये डीएनए के सेगमेंट ही है। और ये क्या करेंगे बच्चों, ये प्रोटीन फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, प्रोटीन फॉर्म करेंगे। और ये प्रोटीन जो है वो या प्रोटीन या हार्मोन फॉर्म करेंगे, और वो पर्टिकुलर जो करेक्टर है, करेक्टर कौन सा है, हाइट का करेक्टर है, उसको रेगुलेट करेंगे। ओके, मैं फिर से इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किसी भी, मतलब डीएनए क्या करता है, डीएनए या जीन, ये क्या क्या करते हैं, ये किसी भी ट्रेट को एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं, इट रेगुलेट
एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट, ट्रेट के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? स्पेसिफिक प्रोटीन बना के, बाय फॉर्मिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, है ना, या फिर उसको एंजाइम भी लिख सकते हैं या फिर उसको हार्मोन भी लिख सकते हैं। ये बना के ट्रेट को एक्सप्रेस करते हैं। चलिए अब हम टॉलनेस का ट्रेट कैसे एक्सप्रेस होता है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बच्चों, यहाँ प्लांट की ग्रोथ के लिए, देखिए प्लांट की ग्रोथ के लिए हम प्लांट की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, है ना। प्लांट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? हार्मोन है या फिर आपका एंजाइम है ना। तो देखिए आपका ये क्रोमोजोम है, क्या है? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम में क्या था बच्चों? डीएनए था, और डीएनए ने क्या फॉर्म किया था? आरएनए फॉर्म किया था। आरएनए ने क्या फॉर्म किया? प्रोटीन फॉर्म किया, है ना। अब ये सीक्वेंस आपको समझ में आई, प्रोटीन फॉर्म किया। यदि इस प्रोटीन का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा है, क्या है? यदि इस जीन का, ये डीएनए जो है ना बच्चों, इस डीएनए पे जो जीन है ये यदि बहुत ज्यादा एक्सप्रेस हो रही है तो वो ज्यादा प्रोटीन फॉर्म करेगी। क्या करेगी? ज्यादा प्रोटीन फॉर्म करेगी। और ज्यादा प्रोटीन फॉर्म करेगी मतलब उसका एक्सप्रेशन जीन का ज्यादा होगा। ज्यादा होने पर ग्रोथ जो है वो ज्यादा होगी। ज्यादा ग्रोथ होने पर प्लांट क्या हो जाएगा बच्चों? प्लांट आपका टॉल हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटीन की जगह आप हार्मोन लिख सकते हैं, ठीक है। यदि ये पर्टिकुलर डीएनए से एसोसिएटेड जीन अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करेगी तो वो हार्मोन ज्यादा बनाएगी, और ये हार्मोन जो है वो ज्यादा ग्रोथ को मतलब प्रमोट करेगा, प्लांट टॉल हो जाएगा। यदि इस जीन का एक्सप्रेशन कम है, क्या है बच्चों? जीन का एक्सप्रेशन कम है, प्रोटीन जो है वो अपने आप को कम, हार्मोन जो है वो कम बनेगा, ठीक है। जीन कम एक्सप्रेस करेगी, हार्मोन जो है वो कम बनेगा। हार्मोन कम बनने से क्या होगा बच्चों? प्लांट जो है वो ड्वार्फ हो जाएगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे ट्रेट रेगुलेट हो रहा है ना। अब हम बात करते हैं सीड के शेप को लेके, है ना, शेप ऑफ सीड। ये एक और एग्जांपल, हम इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो यदि सीड का शेप कैसा था? एक तो आपका राउंड शेप के सीड से, दूसरे आपके रिंकल्ड सीड थे, क्योंकि ये दो तरीके के गार्डन पी में हमने सीड्स को देखा। अब ये सीड्स के शेप को कौन रेस्पॉन्सिबल है? वापिस वही आपका जीन, और जीन एक्चुअल में प्रोटीन या हार्मोन या एंजाइम फॉर्म करती है। यहाँ पे हम एंजाइम की बात करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? एंजाइम की। ये आपका गार्डन पी है, ये क्या करेगा? एक एंजाइम बनाएगा गार्डन पी, जिसको हम बोलते हैं स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। क्या बोलते हैं? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। जब ये स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बनेगा तो सीड्स जो है वो राउंड शेप के होंगे, ओके। और जब ये स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जो है एसबीई, ये नहीं बनेगा, मतलब विदाउट एसबीई जो है सीड्स होंगे जिसमें स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होगा, वो सीड्स कैसे होंगे बच्चों? रिंकल्ड होंगे, है ना। वो सीड्स कैसे होंगे? अब बताइए ये एंजाइम को कौन रेगुलेट कर रहा है? इस एंजाइम को रेगुलेट कर रहा है जीन, ओके। ये जीन कहाँ पे है? डीएनए पे। तो अल्टीमेटली डीएनए पे जो सेगमेंट जो होते हैं स्मॉल स्मॉल, उसको हम जीन बोलते हैं। इस जीन ने अपना प्रोडक्ट बनाया एंजाइम की फॉर्म में। इस एंजाइम ने क्या किया? सीड्स को राउंड शेप प्रोवाइड किया, और जब जीन जो है एक्सप्रेस नहीं हुई, जीन ने अपना एक्सप्रेशन शो नहीं किया, तो एंजाइम नहीं बना स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, तो वो सारे सीड्स कैसे हो गए? रिंकल्ड हो गए। बच्चों तो ट्रेट्स कैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं आपको समझ में आ रहा है यहाँ से? तो बच्चों होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम बात करते हैं, देखिए रोल ऑफ पेरेंटल जनरेशन, रोल ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन पेरेंटल जनरेशन, है ना। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ पेरेंटल जनरेशन। इसको हम समझते हैं। देखिए बच्चों, मेंडल ने जो एक्चुअल में अपना एक्सपेरिमेंट किए और उसका जो इंटरप्रिटेशन था, उससे एक कंक्लूजन निकला कि जो पेरेंट्स जो होते हैं ये आपके पेरेंट्स है, ये एक्चुअल में क्या होते हैं? प्रोजेनी में इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। डीएनए को इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, किसमें? प्रोजेनी के अंदर। प्रोजेनी मतलब अपने बच्चों में डीएनए को इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। और ये कैसे करते हैं? थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं।
ठीक है बच्चों। तो एक्चुअल में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सेम रूल फॉलो करता है ना, लेकिन हमने बात करी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन ज्यादा मिलते हैं, ये हमने बताया था फर्स्ट क्लास में। तो देखिए बोथ पेरेंट्स जो है वो किसी भी ट्रेट्स के लिए अपनी प्रोजेनी के अंदर, ये आपकी प्रोजेनी है, ठीक है, तो बोथ पेरेंट्स जो है वो एक्चुअल में इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोजेनी के कैरेक्टर के लिए, है ना, और प्रोजेनी के ट्रेट के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक जीन के दो कॉपी होती है, ये अल्टरनेट फॉर्म है जीन की। तो ये आपके मतलब फादर के पास में एक जीन के दो अल्टरनेट फॉर्म है, ये मदर के एक जीन के दो अल्टरनेट फॉर्म है। अब ये क्या करेंगे, आपके फादर गैमिट फॉर्मेशन करेंगे, स्पर्म, और मदर एग फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ पे इस जीन से मतलब ये जो सेट ऑफ जो आपकी जीन है उसमें से आपके जब गैमिट फॉर्मेशन होंगे उसमें इस सेट से एक ही कॉपी जाएगी, और दूसरे स्पर्म के अंदर जो है दूसरे गैमिट के अंदर दूसरी कॉपी जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मदर में भी क्या होते हैं, ये गैमिट्स है बच्चों, गैमिट्स में आपके एक जीन की एक कॉपी जाएगी और दूसरे जीन की दूसरी कॉपी दूसरे गैमिट में जाएगी। तो मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ईच जर्म सेल में एक जीन का केवल एक ही कॉपी जाता है, और यही मेंडल की जो एक्चुअल में जो है इनहेरिटेंस का बेसिस था जो मेंडल ने डेमोन्स्ट्रेट किया। ओके, तो बच्चों यहाँ पे ये जो चीज है कि ये एक क्रोमोसोम में एक ही आपका एक क्रोमोसोम में एक ही कॉपी होती है जीन की, है ना। तो ये एक कॉपी जो है वो एक क्रोमोसोम में, दूसरी कॉपी दूसरे क्रोमोसोम में जाएगी। तो मतलब एक जर्म सेल में एक ही कॉपी होती है। लेकिन अब देखिए जब ये प्रोजेनी फॉर्म होती है तो ये गैमिट का फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये आपका स्पर्म जो है वो एग से मिलता है ना। और क्या होता है बच्चों, तो ये एक कॉपी तो यहाँ पे स्पर्म से आ गई और एक कॉपी आपकी एग से आ गई, है ना। और आपका ये जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, और जाइगोट में मल्टीप्लीकेशन से क्या बन गया आपका मतलब फीटस बना, फीटस में डेवलपमेंट से आपका एक्चुअल में चाइल्ड फॉर्म बना, और चाइल्ड से फिर आपका ये ग्रो करके ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ, ठीक है। तो इस ऑर्गेनिज्म में देखिए बच्चों एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए आपको एक कॉपी जो है मतलब वो आपको कहाँ से आ रही है, फादर से आ रही है, और दूसरी कॉपी कहाँ से आ रही है, मदर से आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि फिर से जो है मतलब यहाँ पे इस क्रोमोसोम में एक्चुअल में फिर से ये नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिर से सेट हो जाते हैं, है ना, रिस्टोर हो जाते हैं नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने बोला था कि पेरेंट्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं, है ना, मदर में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, और जब वो स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं तो कितने क्रोमोसोम जाएंगे, 23, है ना। तो यहाँ पे हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम चले जाते हैं, और ये 23 आपके फादर से आए और 23 आपके मदर से आए क्रोमोसोम, ये दोनों फिर से एक्चुअल में कंबाइंड होके प्रोजेनी में 46 क्रोमोसोम जो है वो एस्टेब्लिश कर देते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मल क्रोमोसोम का नंबर जो है वो आपका एस्टेब्लिश हो जाता है प्रोजेनी में। इससे आपकी ये एक्चुअल में डीएनए की स्टेबिलिटी को एंश्योर करता है, मतलब क्रोमोसोम का मतलब डीएनए। ओके, तो देखिए अब हम बात करते हैं देखिए ये आपकी प्रोजेनी है ना। तो अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। जो मेंडल को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मिला था तब हमने पढ़ा था कि सीड्स के क्या क्या था, वहां पे दो ट्रेट्स थे। एक तो उसने लिया था मतलब सीड का कलर, है ना बच्चों, और दूसरा था आपका सीड का शेप। तो कलर और शेप ये दो ट्रेट्स जो थे वो आपने पढ़ा था डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, उसने दो ट्रेट्स को लेके क्रॉस करवाया था, और ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर उसको क्या मिला था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मिली थी। मतलब यहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या था, ये ट्रेट्स जो है वो आपके फ्रीली जो है मतलब मूव करते हैं, मतलब एक साथ ये ट्रेट्स जो है मूव नहीं करते, है ना, ये फ्रीली मूव करते हैं। तभी तो वहां पे 9:3:3:1 रेशियो मिला, है ना। तो 9 जो सीड्स थे वो कैसे थे बच्चों, आपके राउंड और येलो कलर के थे। दूसरे 3 थे वो आपके राउंड और आपके ग्रीन कलर के थे, और 3 थे रिंकल्ड और आपके येलो कलर के, और 1 जो है ग्रीन और रिंकल्ड था, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या थे, जो पेरेंट्स लिए थे वो हमने लिए थे एक्चुअल में येलो और
येलो और राउंड शेप के और रिंकल्ड और ग्रीन शेप के। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है इन ट्रेड्स के कॉम्बिनेशन मिले थे, है ना। मैं यहाँ पे आपको ब्रीफली रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेड्स जो है वो फ्रीली जो है आपके मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में मिले, तो इनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे हुआ, ये बच्चों आपको डीएनए है ना, ये प्रोजेनी के अंदर जो है ये जीन की दो कॉपी है, एक तो आपकी मेल से आई थी और एक आपकी फीमेल से आई थी, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट से ये ट्रेड्स है। तो यहाँ पे ये ट्रेड्स जो है वो एक्चुअल में सेगमेंट में इन ट्रेड के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है, जीन्स है। जैसे कलर के लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल है, शेप के लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल है ना। तो ये जीन जो होती है वो डीएनए के अंदर एक मतलब होल डीएनए की फॉर्म में नहीं होती है ना। यदि ये डीएनए की मतलब एक होल सेगमेंट होता, मतलब ये एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता डीएनए का, तो ये सारी ही जो ट्रेड्स थे वो एक साथ ट्रांसफर होते, है ना। मतलब आपको कलर और शेप जो है वो एक साथ ट्रांसफर होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जीन जो होती है वो सेगमेंट में एक्चुअल में क्या होती है, डीएनए पे होती है, और ये सेगमेंट जो है वो फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये सेगमेंट क्या होते हैं बच्चों, एक्चुअल में उसका क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, और ये सेगमेंट जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं ना। तो इंडिपेंडेंट सेपरेट पीस की फॉर्म में ये जाते हैं। तो मान लीजिए स्मॉल डी जो है और एक कैपिटल ई और ये कैपिटल डी और ये स्मॉल ई। मान लीजिए ये कैपिटल डी जो है वो आपका मतलब कलर को डिनोट करता है, ये जीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और ये कैपिटल ई जो है ये जीन जो है वो शेप के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना। और ये इसकी मल्टीपल फॉर्म है, ये एलील है, ये भी दूसरे क्रोमोजोम पे एलील है ना। तो ये जो एक्चुअल में शेप और कलर जो है वो आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन इसलिए मिले क्योंकि ये आपके जो जीन थे वो क्या हुए, फ्रीली मतलब क्या हुई, असॉल्ट हुई, है ना। मतलब सेगमेंट में थी इसलिए वो एक्चुअल में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आपके असॉल्ट हो गई, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो ये जीन जो होती है वो होमोलोगस क्रोमोजोम पर होती है ना। तो होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होते हैं बच्चों, ये एक मेल से क्रोमोजोम आता है, दूसरा फीमेल से क्रोमोजोम आता है। ये दोनों क्रोमोजोम के एग्जैक्ट लोकेशन पे ये जीन्स मतलब प्रेजेंट होती है, और इन क्रोमोजोम को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम बोलते हैं। तो इस तरीके से ये आपका मेंडल के एक्सपेरिमेंट जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो ये चीज बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब हम बात करते हैं, ये हो गया आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की, है ना। तो सेक्स डिटर्मिनेशन को हम बात करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एक्चुअल में क्रोमोजोम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में क्रोमोजोम जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्रोमोजोम के नंबर डिफरेंट होते हैं, है ना। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करते हैं क्रोमोजोम, उनको हम सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और अदर क्रोमोजोम जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एलोसोम्स, सॉरी ऑटोसोम। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑटोसोम्स बोलते हैं। अब देखिए ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, एक्चुअल में सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्स इन मेल एंड फीमेल, है ना। तो मेल और फीमेल में सेक्स ऑर्गन का एस्टेब्लिशमेंट ही सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। अब ह्यूमन में कितने, अब हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन में कितने क्रोमोजोम होते हैं, 46 क्रोमोजोम होते हैं। इसमें से आपके 44 क्रोमोजोम जो होते हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये 44 क्रोमोजोम को हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, क्लियर। और आपके जो बचे हुए 2 क्रोमोजोम होते हैं वो होते हैं आपके जो सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एलोसोम। क्या बोलते हैं, एलोसोम। और ये आप देखिए इस ऑटोसोम को हम कैसे लिखते हैं, ए से भी लिखते हैं या फिर इसको 2A से भी लिखते हैं क्योंकि ये डिप्लॉइड सेट है ना। और सेक्स क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं। अब देखिए फीमेल में कैसे लिखते हैं इसको, फीमेल में कौन कौन से होते हैं, देखिए फीमेल में जो होते हैं ऑटोसोम को मैं यहाँ लिखता हूँ 2A से या AA से लिख सकता हूँ, और फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम जो है वो X होते हैं, है ना। और मेल के अंदर हम कैसे लिखते हैं बच्चों, मेल में आपका ऑटोसोम को 2A से लिखते हैं और सेक्स क्रोमोसोम को XY से लिखते हैं। तो ये 2A का मीनिंग क्या है, ये 44 क्रोमोसोम है ना। और 2 जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है, टोटल 46 क्रोमोसोम हो गए। तो इनको हम AA से इसलिए लिखते हैं क्योंकि इनका एक्चुअल में
सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं होता। अब देखिए ये सेक्स डिटर्मिनेशन होता कैसे है, हम इस चीज को समझते हैं। ये आप छोटी क्लासों में मतलब आपने पढ़ा था, उसी चीज को मैं फिर से यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्चुअल में ये ह्यूमन फीमेल है, ठीक है। तो ह्यूमन फीमेल में हम क्रोमोजोम को कैसे लिखेंगे, 2a प्लस XX लिखेंगे। और ह्यूमन मेल इसके क्रोमोजोम को कैसे लिखेंगे, 2a प्लस XY लिखेंगे। अब ये क्या करेंगे, मेल और फीमेल ये डिप्लॉइड सेट है ना, मतलब ये 46 क्रोमोजोम है। अब ये गैमेट फॉर्मेशन करेंगे, ये क्या करेंगे, गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। तो फीमेल जो है वो क्या गैमेट फॉर्मेशन करती है, एग फॉर्मेशन करती है फीमेल, है ना, एग फॉर्मेशन करती है। मेल जो है वो स्पर्म फॉर्मेशन करता है, ये गैमेट है। अब इस गैमेट में इन क्रोमोजोम के हाफ नंबर जो है वो ट्रांसफर होंगे, है ना। तो यहाँ पे 2a से आपका एक ट्रांसफर हो गया, हाफ क्रोमोजोम A ट्रांसफर हो गए ऑटोसोम, और सेक्स क्रोमोजोम 2X से एक X ट्रांसफर होगा इसमें एग के अंदर। दूसरे एग के अंदर क्या होगा, A ट्रांसफर होगा, और आपका एक X क्रोमोजोम बचा हुआ इसमें ट्रांसफर होगा। तो ये एग के अंदर इस तरीके के आपको मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम मिलेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों, 23 नंबर में हो जाएंगे, है ना। अब मेल के अंदर देखो ये स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, तो स्पर्म में क्या जाएगा बच्चों, एक स्पर्म में A प्लस X जाएगा, दूसरे स्पर्म में A प्लस Y जाएगा। ओके, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा इसमें, है ना। एग जो है वो स्पर्म से आपका फ्यूज होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा बच्चों, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब मान लीजिए ये एग जो है ये किसी भी कॉम्बिनेशन में फ्यूज हो सकते हैं। ये एग जो है यदि इस स्पर्म से फ्यूज होता है तो बच्चों क्या फॉर्म होगा, ये ए ये ऑटोसोम इस ऑटोसोम से मिलेगा और ये एक्स इस एक्स से मिलेगा। ओके, तो ये आपका फॉर्मेशन हो गया। जब यहाँ पे आपका दोनों सेट जो एक्स क्रोमोसोम के मिल गए तो ये फीमेल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फीमेल। अब देखिए ये जो ए एक्स जो है इस क्रोमोसोम से भी तो मिल सकता है ना, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन इस तरीके से भी हो सकता है कि ये वाला एग इस स्पर्म से मिल सकता है। तो देखिए ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा बच्चों, ए तो एज इट इज रहेगा और एक्स जो है वो वाई से फ्यूज हो जाएगा, ये एक्स वाई से फ्यूज हो जाएगा और ये जो है वो मेल हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई क्रोमोजोम जो है मेल रखता है और एक्स एक्स क्रोमोजोम फीमेल रखती है। ओके, अब देखिए अब बात करते हैं इस एग की। यदि ये एग जो है इस क्रोमोजोम से इस स्पर्म से फ्यूज होता है तो क्या बनेगा आपका ए प्लस एक्स एक्स बनेगा और ये भी फीमेल हो जाएगी। ओके, क्योंकि एक्स एक्स क्रोमोजोम है, सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए ये आपका एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोजोम रेस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं यदि ये वाला आपका इस एग जो है इस स्पर्म से फ्यूज होता है तो क्या बनेगा बच्चों, ए प्लस एक्स वाई बनेगा और ये आपका मेल हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये कंबाइन करेंगे। अब बच्चों हम बात करते हैं जेनेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की, जो जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की हम बात करते हैं। तो देखिए बच्चों जनरल जो है कॉन्सेप्ट क्या है कि ह्यूमन जो है ना, वो दो तरीके के गैमेट प्रोड्यूस करता है, 2 टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करता है बच्चों। और एक्चुअल में क्या करता है, मतलब ह्यूमन का जो मेल है वो 2 गैमेट प्रोड्यूस करता है ना, 2 तरीके के गैमेट प्रोड्यूस करता है। एक तो आपका एक्स वाला मतलब सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो दूसरे में वाई वाला, है ना। और ह्यूमन फीमेल जो होती है वो एक ही तरीके की गैमेट प्रोड्यूस करती है, ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करती है। ये केवल एक्स टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करती है, एक्स क्रोम, है ना। तो ये एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग गैमेट प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे हम मेल के लिए ऐसे लिखते हैं 2x प्लस एक्स वाई, तो ये होता है हेट्रोगैमेटिक। और मतलब मेल क्या होता है बच्चों, हेट्रोगैमेटिक होता है। ओके, मेल जो है वो बच्चों हेट्रोगैमेटिक होता है। अब फीमेल जो होती है बच्चों वो होमोगैमेटिक होती है। कैसी होती है, क्योंकि वो आपकी एक ही टाइप की गैमेट प्रोड्यूस करती है, तो इसको क्या बोलते हैं, होमो, ये एक्स एक्स है ना, होमो गैमेटिक होती है फीमेल। अब देखिए जितने भी चिल्ड्रन होते हैं
उन सब में एक्स क्रोमोजोम कहाँ से आएगा? ये चिल्ड्रन में एक्स क्रोमोजोम जो है वो हमेशा एक जो एक्स क्रोमोजोम मदर से आएगा, ठीक है। यदि वो चिल्ड्रन बॉय हो या गर्ल हो, उसमें एक एक्स क्रोमोजोम जो है वो कहाँ से आएगा? हमेशा मदर से आएगा। तो ऑल द चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर बॉय और गर्ल। ये बॉय भी हो सकते हैं या गर्ल भी हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों में एक एक्स क्रोमोजोम आपके मदर से आता है, ठीक है। अब देखिए, किसी भी मतलब चिल्ड्रन का जो सेक्स कौन डिटरमाइन करता है? चिल्ड्रन का सेक्स डिटरमाइन करते हैं फादर। कौन करता है बच्चों? फादर। फादर जो है वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं, एक्स एक्स और एक्स वाई गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। यदि फादर एक्स गैमेट को यदि एक्चुअल में इनहेरिट करता है अपने चिल्ड्रन में, तो एक तो आपको कॉपी आई थी आपकी मदर से, एक्स दोनों के अंदर ही आपकी मदर से था, और यदि फादर ने भी एक्स क्रोमोजोम को इनहेरिट किया तो वो एक्चुअल में फीमेल चाइल्ड होगी, है ना। तो चाइल्ड कैसा होगा? चाइल्ड का सेक्स वो फीमेल होगी। और यदि फादर जो है वाई क्रोमोजोम इनहेरिट करता है, तो एक एक्स क्रोमोजोम तो फीमेल से आया था और फादर ने वाई क्रोमोजोम को इनहेरिट किया, तो इसका जो है वो आपका जो चिल्ड्रन होगा वो मेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेक्स को डिटरमाइन कौन करता है? वाई क्रोमोजोम सेक्स डिटर्मिनेशन करती है, और ये सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करता है? मतलब मेल करता है, ठीक है। तो चाइल्ड हु इनहेरिट एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम फादर विल बी अ गर्ल एंड हु इनहेरिट वाई क्रोमोजोम फ्रॉम हिम विल बी अ बॉय। तो यहाँ पे एक्स क्रोमोजोम यदि फादर इनहेरिट करता है तो गर्ल चाइल्ड प्रोड्यूस मतलब बॉर्न होगी, और यदि फादर वाई क्रोमोजोम इनहेरिट करता है तो वो मेल चाइल्ड बॉर्न होगा। तो बच्चों ये आपका हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन वाला पार्ट जो है वो फिनिश हो गया है। बच्चों यदि आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और बच्चों यदि वीडियो आपको पसंद आया है और तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसे सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।